सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम कवर कर रहे होंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और किस तरीके से मैं जो है ना रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूँ। रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद है कि ऑडिटर को कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐसा क्या काम काम करना पड़ेगा जिसके थ्रू ऑडिटर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है, कौन सा रिस्क अजर्जन लेवल पे है। ठीक है। तो ऑडिटर को ऐसे क्या प्रोसीजर करने पड़ेंगे, ऐसी कौन सी चीजें करनी पड़ेंगी जैसे ऑडिटर को पता चल सके कि ये वाला जो रिस्क है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है और ये वाला रिस्क अजर्जन लेवल पे है। दूसरी चीज सर कि अगर अजर्जन लेवल पे है तो कौन से अकाउंट बैलेंस पे है, कौन से क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे, सेल पे कितना रिस्क है, गलतियों के होने का चांस, रिस्क मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, गलती होने के चांसेस आइदर थ्रू इनहेरेंट लिमिटेशन आइदर थ्रू इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है। तो ऑडिटर को ये किस तरीके से असेस करेगा कि सेल्स पे रिस्क है या डेटर्स पे रिस्क है या सर आपका पीपीई पे रिस्क है या सर क्रेडिटर्स पे रिस्क है, कैशियर्ड बैंक पे रिस्क है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे रिस्क है या एक्सपेंसेस पे रिस्क है, ये टैक्स की कैलकुलेशन में टैक्स एक्सपेंस पे रिस्क है। ऑडिटर किस तरीके से सर ये करेगा, तो आ जाओ उन चीजों को देख लेते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब सर होता क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद है कि ऑडिटर को क्या करे, ऑडिटर के उसको पता चल सके कि कौन सी जगह पे रिस्क है कौन सी जगह पे रिस्क नहीं है। ऑडिटर को सर मेनली मैं आपको बताऊं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर दो बातें कवर होती हैं। ऑडिटर को क्या करना होता है, अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है कि यार कारोबार जैसे ना मैंने आपको पहले इस क्लास के शुरू शुरू के अंदर मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, ऑर्डर रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के अंदर तीन मैंने सर बातें लिखवाई थी जिसके अंदर ये कहा था मैंने कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और उसके बाद तीसरी थी रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई। तो वही यहाँ पे चीज है कि भाई अंडरस्टैंडिंग लेना, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेना, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, कि एंटिटी क्या करती है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री है तो बैंकिंग के क्या लॉज हैं, वो सारे लॉज ये अप्लाई करते हैं नहीं करते, इनकी ऑपरेशन किस तरीके से होती है, सेल किस तरीके से होती है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, इनके ऑर्गेनोग्राम कौन सा है, ऑर्गेनोग्राम मतलब कि इनकी हिरार्की किस तरीके से है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर सीएफओ। नॉर्मली ये होता है, सीएफओ के बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट सारे होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट सर, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सर, आईटी डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फिर उनके अंदर नीचे उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के बाद सीनियर मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सबके अलग अलग आ रहे होते हैं। इसके बाद सर लेबर्स आ गए, इस तरीके से ना ये हिरार्की चल रही होती है। तो ऑडिटर का काम है ऑर्गेनोग्राम चेक करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है। कभी कभी ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस तरीके के होते हैं जो कि ऑलरेडी पुरानी जो एंटिटीज हैं जिसके अंदर निकाले गए हुए होते हैं, उन्होंने पुरानी एंटिटीज में फ्रॉड किया हुआ होता है। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, अगर तो आपको पता लग गया, एक्सपीरियंस था यार इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर तो ये वही बोर्ड ऑफ एक बंदा है डायरेक्टर जिसने लास्ट एंटिटी जिसका मैंने ऑडिट किया था, जिसको वहां से 3 साल पहले निकाला गया था, ये तो मतलब फ्रॉड करने वाला बंदा है। तो एकदम से ना आपकी दिमाग में आ जाता है यार इसकी वजह से ना ये तो मुझे लगता है दोस्त चार्जित गवर्नेंस जो है ना इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मुझे शक है। शक, रिस्क असेसमेंट का क्या मकसद है, शक इस तरीके से कि यार इसने ना कुछ किया होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, लॉज फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, सेल किस तरीके से होती है सर,
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन किस तरीके से रिकॉर्ड होती है। सर उसके अलावा परचेज कभी एसेट करना हो तो किस तरीके से होगा। सर अगर मुझे कोई कैपिटल एसेट या इन्वेंट्री खरीदनी है तो किस तरीके से होगा। सर सारा अगर पेटी कैश एक्सपेंस है तो वो किस तरीके से होगा। उसके बाद सर अगर मेरे फैक्ट्री पे किस तरीके के माहौल है, अगर मुझे सैलरी कभी किसी को या पेमेंट करनी होगी क्रेडिटर को या अपने एम्प्लॉयज को तो वो किस तरीके से होगी। अगर मुझे बैंक में पैसा जमा करवाना है तो वो किस तरीके से होगा। सारी ऑपरेशंस, सारी कंपनी के हर अकाउंटिंग, अगर कंपनी पे कभी केस हो जाता है, टैक्स का केस होता है तो टैक्स का क्या वकील है। सर अगर लीगल केस होता है तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है। सर उसकी प्रोविजनिंग होती है नहीं। सर अकाउंटिंग के कौन कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल होती हैं, डेप्रिसिएशन पे कौन सा मेथड यूज होता है। अगर IFRS 9 है तो उस पर कौन सा मेथड यूज होता है। सर अगर आपका IFRS 15 है तो उसको किस तरीके से अकाउंट फॉर किया जाता है। अगर सर उसके बाद अगर आपके पास कोई गुड आ जाता है, परचेज करते हैं तो आप उसको किस तरीके रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी बातें मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा होता हूँ। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उस हिसाब से आप अच्छा ऑडिट कर सकेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल्स। अब ये जब मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा। अब एक बात सुनो, जब मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा तो सर मैं सब सारी चीजें सीख लूंगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग लूंगा कैसे? रिस्क असेसमेंट का काम यही है कि अंडरस्टैंडिंग लेना, उनके इंटरनल कंट्रोल समझना, फिर आपने आइडेंटिफाई करना कि अब जो गलती है वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है, जो रिस्क होने का जो चांस है, रिस्क और मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का चांस वो फाइनेंस FS लेवल पे है या सर असर्शन लेवल पे। अब सवाल ये कि FS लेवल और असर्शन लेवल होता क्या है। FS लेवल और कौन सी गलती FS लेवल पे मानी जाएगी, कौन सी गलती असर्शन लेवल पे मानी जाएगी। अच्छा ये भी आपको मैं बता दूं सर, जब आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अंडरस्टैंडिंग ली कैसे जाती है। अंडरस्टैंडिंग ली कैसे जाती है भाई, देखो अंडरस्टैंडिंग लेने का आसान सा तरीका है। सर वो क्या तरीका है सर बताएं, सर अभी बता दें। अंडरस्टैंडिंग लेने का आसान सा तरीका ये है मेरे बेटा कि आप जो है ना, आप इंक्वायरी करते हो किससे? आप इंक्वायरी करते हो मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हो कि क्या क्या इंक्वायरी करते हो। मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आ जाता है? सर मैनेजमेंट के अंदर वो सारे बंदे आ जाते हैं जो कि सर एंटिटी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि सर CFO हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, सर सीनियर मैनेजर अकाउंट्स हो गया, सीनियर सेल्स वाले, सेल्स डिपार्टमेंट वाले बंदे हो गए। भाई मुझे जो सेल्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, सेल के हेड में किस तरीके से सेल होती है, तो मैं किससे पूछूंगा? सेल डिपार्टमेंट वालों से पूछूंगा। अगर मुझे इन्वेंट्री की परचेज करवानी है या कोई फिक्स एसेट या कैपिटल नेचर का एसेट खरीदना है जो कैपिटलाइज हो, तो वो मैं किससे पूछूंगा? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट, तो मैं इनसे पूछूंगा। सर उसके अलावा सर अगर एंटिटी का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो उसके पास जाऊंगा, उससे इससे क्या पूछूंगा यार? तो इससे CFO से क्या पूछूंगा यार, आपके पास ड्यूरिंग द ईयर कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, या आपके ऑपरेशन किस तरीके से चलते हैं? CFO से पूछा या सीनियर मैनेजर अकाउंटेंट से पूछा? असल में मेनली जब हम जा रहे होते हैं ना ऑडिट करने, तो हमें एक कोऑर्डिनेटर दिया जाता है कि आपको पूरा ऑडिट ये करवाएगा। आप इस वो अकाउंट्स में कोई सीनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर होता है, आप उसके पास, आपको दिया जाता है कि आप, जैसे आपको तो पता नहीं ना कि सेल वाला कौन है, प्रोक्यूरमेंट वाला कौन है, तो वो आप उसके पास क्यूरी लेके जाते हो, वो आपको जो है ना जाके सेल, आप बोलते हो मुझे सेल वाले से मिलना है, वो आपको सेल वाले के पास लेके जाता है। वो पूरा काम कर रहा होता है। आप उससे डिस्कशन करोगे, पूछोगे आपकी एंटिटी क्या करती है, आपके एंटिटी के क्या काम है, कौन सी इंडस्ट्री में आती है। इस तरीके से आपने CFO से ही पूछा कि भाई आपकी क्या फ्रॉड हो जाए तो क्या उसकी पॉलिसी है, क्या आपकी कोड ऑफ एथिक्स की पॉलिसी है, क्या आपकी मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी होने की पॉलिसी है। ठीक है, जब मैंने कोई आता है बंदा ज्वाइन करता है तो आप उससे कोई फॉर्म वगैरह साइन करवाते हो कि तू फ्रॉड नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये सारी बातें कसम वसम उठवाते हो। सर उसके अलावा
आपने सेल्स वाले से पूछा सेल किस तरीके से होती है, ड्यूरिंग द ईयर सेल के टारगेट अचीव हुए हैं कि नहीं, तुम लोगों को कोई बोनस तो नहीं दिया गया, ये सारी बातें। प्रोक्यूरमेंट वाले से भाई परचेजेस किस तरीके से करते हो, क्या पूरा प्रोसेस है परचेजेस का, ठीक है, और परचेज दवा महंगी हुई है या कम पैसों पे हुई है वो बताओ सर, या कोई वेंडर से झगड़ा बगड़ा तो नहीं हो गया, ये वाली सारी बातें, सारी बातें। सर हुआ तो क्यों हुआ, फिर मैं जाता हूँ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वाले के पास, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वाले से पूछता हूँ कि यार ये मुझे बताओ कि तुमने भी तो इनका ऑडिट किया होगा, तो इसको ना, ये हमारे कोर्स का पार्ट भी है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, तो मैं उसे पूछता हूँ तुमने भी तो इनका ऑडिट किया होगा, तो तुमने कोई फाइंडिंग निकाली, तुमने तुम्हें कोई मिस स्टेटमेंट मिली, तुमने भी मेरे जैसा काम किया होगा, बस तुमने रिपोर्ट सिर्फ डायरेक्टर्स को किया होगा, मुझे शेयर होल्डर को करना है, तो मुझे बताओ कि तुमने कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, तुमने कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई किया, तो वो मुझे बताओ, ठीक है ना। उसके बाद ये मैं सब इनसे पूछ रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो सर अब मैं जो मैनेजमेंट का मकसद है कि मैं पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा होता हूँ, इंफॉर्मेशन स्टार्ट होने से लेके वो भी इंफॉर्मेशन ले रहा होता हूँ जो कि एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने तक, ट्रायल बैलेंस में जर्नल एंट्री होने तक मैं सारी इंफॉर्मेशन ले रहा होता हूँ। ट्रायल बैलेंस में सर जर्नल एंट्री होने तक मैं किस तरीके से सेल की एंट्री होती है, किस तरीके से प्रोक्यूरमेंट की एंट्री होती है, किस तरीके से सर प्रोविजनिंग की एंट्री करते हो तुम लोग, किस तरीके से अगर लीगल का कोई केस हो गया तो उसकी किस तरीके से एंट्री करते हो, क्या कंपनी पे कोई मैं क्या कंपनी पे कोई केस तो नहीं चल रहा, क्या कंपनी के ऊपर कोई लीगल या टैक्स का कोई केस तो नहीं चल रहा, क्या इन्होंने कोई इन्वायरमेंटल लॉ की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, ये सब सर सारी बातें मैं इनसे पूछ रहा होता हूँ, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट के अंदर शुरू शुरू में कर रहा होता हूँ सर। जब ये मुझे पता चल जाता है तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब देखो सेल वाले ने मुझे प्रोसेस बताया होगा, मुझे प्रोक्यूरमेंट वाले ने प्रोसेस बताया होगा, ठीक है ना, मैंने चेक किया होगा कि जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है, कि क्या जिस जिस जो जो इन्होंने मुझे बातें बताई हैं वो सब मैं अब उनको क्या करूंगा, जो सेल वाले ने बातें बताई, जो प्रोक्यूरमेंट वाले ने बातें बताई, जो सीएफओ ने बातें बताई, उन सबको मैं क्या करूंगा कि भाई उनसे पूछा ना मैंने ऑपरेशन आपके किस तरीके से होते हैं, मैं चेक करूंगा कि वाकई वाकई इन्होंने ये बातें हैं भी कि नहीं। अब वो चेक कैसे की जाती हैं, जरूर सर इनका जो प्रोसेस होगा ये सबको तो नहीं बताएंगे होंगे ना, जो भी नया बंदा आता होगा, जो भी नया बंदा जैसे सेल डिपार्टमेंट में एक नया बंदा ज्वाइन कर रहा है तो क्या उसको बैठ के ब्रीफिंग देंगे, उसको ब्रीफिंग तो देंगे, लेकिन साथ साथ ये जो प्रोसेस होता है सेल का, कि सेल किस तरीके से कराई जाएगी, परचेजेस किस तरीके से होगी, किस तरीके से ऑर्डर लिया जाएगा, कौन कौन से हमारे अप्रूव सप्लायर्स हैं, इन सप्लायर से लेना है ऑर्डर, बाकी किसी से नहीं लेना है, ठीक है ना। तो सर कितने टाइम में डिलीवरी हो जानी चाहिए, कब मैं सेल करूंगा कब नहीं करूंगा, तो सर ये बातें सारी डॉक्यूमेंटेड होती हैं, ये बातें सारी बातें डॉक्यूमेंट होती हैं। डॉक्यूमेंटेड कहाँ पे होती हैं सर ये बातें डॉक्यूमेंटेड होती हैं एक बुक के अंदर, एक उसको मैनुअल बोला जाता है, ठीक है ना। तो मैं चेक करूंगा क्या ये मैनुअल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, अगर मैनुअल बना होगा तो मैं उसको लूंगा, भाई ये मुझे दिखाओ, मैं ऑब्जर्व करूं, असल में ये काम है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना सर, ऑब्जर्व करना सर। उसके अलावा ऑब्जर्व करके आप क्या करो, इंस्पेक्शन करो, ऑब्जर्व एंड इंस्पेक्शन, आप डॉक्यूमेंट मैनुअल जो भी इन्होंने बातें कही हैं, जो इन्होंने मुझे बताई, मैं वो सारी देख चेक करूं मैनुअल में कहीं लिखी हुई है या इन्होंने बस फायरिंग की, सिर्फ ऐसे ही मुझे बोला सर। उसके अलावा मैं एंटिटी के ऑपरेशंस चलते हुए देखूं, मैं एंटिटी के ऑपरेशन जैसे इन्होंने बताया उसी तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे सर। उसके अलावा मैं ये चेक करूंगा कि एंटिटी, अब देखो इन्होंने किसी ने बोला, सेल वाले के पास गया, मुझे बताओ कि इस दवा सेल इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, ठीक है ना, मैंने ये तुम लोगों को सवाल बताया, अगले साल के मुकाबले में सेल इंक्रीज हुई है नहीं डिक्रीज हुई है, तो वो इस तरीके से बता रहा होता है, यार सेल वालों को तो सब पता होता है ना यार, बीच में इंक्रीज हुई फिर उसके बाद डिक्रीज हो गई थी, 3 महीने शुरू वाले इंक्रीज हुई उसके बाद फिर डिक्रीज हो गई, तो ये फिर डिक्रीज चलती रही, अभी जो है ना, अभी आखिरी वाले साल में ना हमारे इंक्रीज हो गई है। अब देखो
ये जो एकदम से इंक्रीज हुई है ना, ये मुझे शक लग रहा था। तो मैंने इस बात को चेक करने के लिए क्या किया, मैंने बोला यार तुम्हारे पास इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ कुछ कंपनी, हर कंपनी नहीं बना रही होती, कुछ कुछ कंपनी बना रही होती है, जैसे लिस्टेड कंपनी बना रही होती है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने बोला वो मुझे दिखाओ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिजल्ट्स आ रहे होंगे, अब वो अनऑडिटेड होती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी गलती करो, कुछ भी करो। तो नॉर्मली पर मैं इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिजल्ट चेक कर लूंगा, फिर इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करूंगा फाइनल वालों से, तो मुझे पता चल जाएगा यार उस वक्त तो सेल जो थी एकदम से गिरी थी, गिर रही थी, उसका ट्रेंड गिरने वाला था, ये अचानक से इंक्रीज कैसे हो गई। जरूर इन्होंने शेयर होल्डर को अब दिखानी है, शेयर होल्डर को दिखानी है, तो हो सकता है सेल पे कोई बोनस हो, प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए इन्होंने जानबूझ के सेल बढ़ाई हो। अब ये जो बात मैं सोच रहा हूँ ना, ये जो शक कर रहा हूँ मैं, ये है प्रोफेशनल स्किप्टिज्म, ये है रिस्क असेसमेंट, कि भाई अब जो है ना इसके अंदर गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, अब इंटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लिया, या अब देखो बीच में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी होती होगी, मीटिंग भी होती होगी, तो उसके अंदर भी ये डिस्कशन होती होंगी कि यार हमें ये करना चाहिए, हमारी सेल गिर रही है, हमें डेटर से पैसे नहीं मिल रहे, हमें लोन लेना चाहिए, हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, हमें अब कारोबार को किस तरीके से लेके चलना है, क्या करना है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, ऑडिटर तो होता नहीं है सर, फिर ये कैसे करेगा। बेटा जब भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के बाद उस मीटिंग की समरी बनती है, उसको बोला जाता है मिनट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग। जब भी मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद समरी बनती है मीटिंग की, कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, सर वो बनते हैं मिनट्स। ऑडिटर क्या करेगा, ये मिनट्स ले लेगा, बोलेगा साल में जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो उन सब के मिनट्स तो उसके अंदर भी पता चल जाता है, ऑडिटर को शक होने लगता है कि ये कौन कौन सी बातों, कौन कौन सी जगहों पे रिस्क हो सकता है। दूसरी चीज सर, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ऑडिटर नॉर्मली कर रहा होता है, कि देखो अब होता क्या है कि मैं कंपैरिजन करता हूं। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब होता क्या है, जैसे कि सेल है, सेल सर 2018 में थी सर 20 मिलियन। हमारा ऑडिटेड पीरियड है 2019 जिसका हम ऑडिट करेंगे, ये हो गई अचानक से सर 40 मिलियन। ठीक है ना, ये कितना परसेंट बढ़ गई सर, ये परसेंट बढ़ गई आपका 200%, ठीक है ना, 200% आपका। अब मैं क्या करूंगा, ये एनालिटिकल प्रोसीजर करके चेक करूंगा। मैं एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है कि अपनी सेल को, अपनी हर हेड को सर इंडस्ट्री वाइज कंपेयर करना। पूरी इंडस्ट्री की सेल बढ़ी है, अब पूरी इंडस्ट्री वाइज क्यों कंपेयर करना। आप देखो अभी जैसे कोविड-19 आया है, तो एक बात बताओ, अभी सारे कोविड-19 से सारे कारोबार को हिट हिट हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिट हुआ है ना, जो नुकसान में गया है ना, जो शुरू से वो एयरलाइन का कारोबार गया है। अब अगर एयरलाइन के अंदर, कारोबार के अंदर जितनी भी कंपनीज होंगी, उनकी कंपनीज की सबकी सेल कम होनी चाहिए, पर अगर एक कंपनी की सेल कम नहीं हुई, एक कंपनी का आप ऑडिट करने गए, उसकी सेल कम नहीं हुई, तो आपके दिमाग में क्या होगा, यार सारी पूरी इंडस्ट्री की सेल कम हुई है, जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसकी सेल इंक्रीज हुई है, ये क्यों। या पूरी इंडस्ट्री की सेल कम हुई है तकरीबन कोई 50% से, जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसका सिर्फ 10% से सेल कम हुई है, जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसकी सिर्फ 10% से सेल कम हुई है, ये क्यों। तो इस तरीके से ना ये आपको, इन्होंने ना कुछ किया होगा, सेल को बढ़ाने के लिए किया होगा, तो इस तरीके से ना आपको शक होना चाहिए। दूसरी चीज सर, अगर लेट सपोज अगर सेल बढ़ी है, अगर सेल बढ़ी है, आप ना इसको इंडस्ट्री वाइज भी कंपेयर करते हो एनालिटिकल प्रोसीजर में। आप सर लास्ट ईयर के कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी कम करते हो, जैसे आपको 2018 के फिगर्स होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होंगी, लेकिन अगर आप कंपनी के पास तो पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पड़े होते हैं ना, या वेबसाइट से आप निकाल के देखो, तो 2017 के अंदर भी सेल आ रही होगी, 2016 के अंदर भी सेल आ रही होगी, तो आप क्या करते हो, ट्रेंड चेक करते हो, ट्रेंड के इतना परसेंट इतने में बढ़ी, जैसे यहाँ पे कोई 15 मिलियन थी, यार यहाँ पे तो इतना 25% बढ़ी है, यहाँ पे 200% इतना अचानक से क्यों बढ़ गई, यहाँ पे भी
25% बढ़ती या 35% बढ़ती, 30% बढ़ती, समझ में आता। 200% क्यों बढ़ गई? ऐसा क्या सीन हो गया? ऐसा क्या सर, आवाम को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इनसे ही इतनी चीजें खरीदने लगी? अच्छा ठीक है, ऑन द अदर एंड, अगर ये बढ़ी है, 200% से, तो इसकी दूसरी एंट्री डबल एंट्री होती है, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे जाती होगी? या तो सर कैश में जाती होगी, या तो रिसीवेबल मतलब डेटर्स में जाती होगी। तो इन दोनों को भी बढ़ना चाहिए, इन दोनों को, या तो मैंने कैश सेल की होगी या तो डेटर्स रिसीवेबल वाली सेल की होगी, तो इन दोनों को ही बढ़ना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा सेल के साथ साथ मैं चला जाऊंगा डेटर्स पे और कैश पे। ठीक है सर, कैश एट बैंक या कैश इन हैंड। मैं इसको कंपेयर करूंगा 2019 2018 के सर, इसके अंदर कितने का चेंज आया, इसके अंदर कितने का चेंज आया, इसके अंदर कितने का चेंज आया। इसके अंदर जो दोनों को मिला के चेंज आना चाहिए वो तकरीबन सर 190% या 200% या 175 इतना आना चाहिए। पर अगर इतना नहीं आ रहा, लेट सपोज यहाँ पे जो डेटर का, क्योंकि देखो ना, या तो इसके अंदर या तो पैसे रिसीव नहीं हुए होंगे तो यहाँ पड़े होंगे, या तो पैसे रिसीव हो गए होंगे तो यहाँ पड़े होंगे। ठीक है ना? या तीसरी चीज क्या हो सकती है? सर, या तो पैसे रिसीव हो गए नहीं हुए होंगे तो यहाँ पड़े होंगे, या तो पैसे रिसीव हो गए तो यहाँ पड़े होंगे। सोचो पैसे रिसीव हो गए तो मतलब इसके अंदर पड़े होने चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर भी नहीं है तो फिर क्या होंगे? सर, कंपनी ने लोन लिया था तो वो कंपनी की लायबिलिटी थी, या तो वो कंपनी की, या तो सर मैं दोबारा बात समझे, या तो के सेल से पैसे रिसीव नहीं होंगे तो यहाँ पड़े होंगे, रिसीव हो गए होंगे तो यहाँ पड़े होंगे। मतलब एज कम्पेयर टू 2018 एंड 2019 इन दोनों को बढ़ना चाहिए। पर अगर सर ये भी कम हुआ तो पैसे कहाँ गए होंगे? फिर ये हुआ हो सकता है कि कंपनी ने लोन लिया होगा 2018 में, जो कि इस साल कम हो रहा होगा, मतलब लोन रीपे किया, मुझे कैश रिसीव हुआ, मैंने लोन रीपे कर दिया, तो ये भी हो सकता है। ठीक है ना? अब इस तरीके से ना मैं रिलेशनशिप चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। पर अब ये सारे रिलेशनशिप ना मुझे सेल से चेक करने हैं, मुझे हर एंट्री का इम्पैक्ट लेना है। जैसे कि पीएनएल के अंदर अदर इनकम आती है, पीएनएल के अंदर अदर इनकम आती है। मैंने पूछा कि लास्ट टाइम के हिसाब से आपकी ये, लेट सपोज 2019 के अंदर ये हमारे पास है कोई 50 मिलियन, 2018 में थी ये सर, अल्लाह आपका भला करे सर, ये थी कोई 75 मिलियन। मैंने सोचा यार ये क्यों कम हो गई पीएनएल के अंदर, ये इतनी कम क्यों हो गई 25 बिलियन से, इसकी क्या रीजन हो सकती है? अब देखो ना, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं एनालिटिकली कंपेयर कर रहा हूँ। सर, इसकी ये रीजन हो सकती है कि यार, या तो इस साल एक्सचेंज गेन लॉस ज्यादा था, इस साल एक्सचेंज गेन लॉस का कम इम्पैक्ट है, इस साल हमने फिक्स एसेट सेल किया था तो वो सर हमने फायदे में सेल किया था इस दफा। अब देखो, फिक्स एसेट सेल किया था, जब मैं फिक्स एसेट सेल कर रहा हूँ तो मुझे एक बात बताओ, जब अल्टीमेटली फिक्स एसेट सेल करूंगा तो उसका यहाँ पे गेन आ रहा होगा ना, उसका यहाँ पे गेन आ रहा होगा, तो इसका मतलब फिक्स एसेट भी कम होना चाहिए। इसका मतलब फिक्स एसिड भी लास्ट टाइम के इसका मतलब भी फिक्स एसिड भी लास्ट टाइम के हिसाब से कम होना चाहिए, क्योंकि डिस्पोजल हुआ है। अगर कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब रिलेशनशिप अनप्रिडिक्टेबल है, हमें समझ में नहीं आ रहा, अनप्रिडिक्टेबल है। अगर रिलेशनशिप डिफाइनेबल है तो ठीक है, नहीं है डिफाइनेबल तो मतलब आज का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात कि पास्ट एक्सपीरियंस ऑडिटर का भी होता है, पार्टनर का पास्ट एक्सपीरियंस के हमारा दूसरा तीसरा साल है, तो आपस में डिस्कशन भी चल रही होती है कि यार हर साल ना इसके अंदर ये गलती कर रहे होते हैं, इसके अंदर इनके रिस्क चल रहे होते हैं। तो ये सारी बातें अगर हम देखेंगे तो हमें रिस्क का पता चल जाता है कि अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से लेंगे और सर किस तरीके से इंक्वायरी की जाएगी। अब एक बात सुने, कौन सा रिस्क जो होता है जब ये सारे काम कर लेता हूं मैं, कौन सा रिस्क एफएस लेवल पे होता है, कौन सा रिस्क सर अजर्शन लेवल पे होता है? अब देखो, एफएस लेवल पे वो रिस्क होता है जो कि परवेजिव हो, जो कि पूरी एफएस को हिट करता हो और आपको पर पता ही नहीं हो कि यार ये इस रिस्क की वजह से कहाँ कहाँ पे गलती जा सकती है, आप ट्रेस ही नहीं कर सके। तो सर एक हो गया मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। अगर मैनेजमेंट ने कंट्रोल को, अब जो कंट्रोल बनाए गए हैं उन कंट्रोल्स को मैनेजमेंट ने खुद ही सर फॉलो नहीं किया, आपने एक जगह पकड़ा,
आपने उनको पकड़ा कहाँ पे? सेल्स पे। आपने उनको पकड़ा सेल्स पे, मैनेजमेंट को आपने पकड़ा सेल्स में कि उन्होंने कंट्रोल एक एंट्री के अंदर आपने पकड़ा, उन्होंने कंट्रोल फॉलो नहीं किया। जैसे कैसे सर, कैसे? अब सेल जब भी होती है तो ये सारे कंट्रोल्स फॉलो होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कस्ट सबको सबके लिए ये बनाए गए हैं। लेकिन आपने ट्रेस किया कि एक कस्टमर को जब सेल की गई तो ये सारे कंट्रोल फॉलो हुए, लेकिन अगर सेल की गई किसको? डायरेक्टर को। सर डायरेक्टर को सेल की गई या सर मैनेजमेंट को सेल की गई, तो आपने चेक किया कि कंपनी ने कंट्रोल्स फॉलो नहीं किए, कंपनी ने उसको ऐसे ही उठा के कंट्रोल्स ब्रीच करके उसको सेल कर दी, तो ये हो गया मैनेजमेंट और राइट ऑफ कंट्रोल, जबकि ये सारे कंट्रोल फॉलो होने चाहिए थे। तो मैनेजमेंट और राइट ऑफ कंट्रोल। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बताया कि एक डायरेक्टर था जिसका मैंने लास्ट टाइम ऑडिट किया था एक कंपनी का, तो उसके अंदर वो फ्रॉड में पकड़ा गया था, उसको निकाला गया था। अब वो यहीं पे ही इसी कंपनी में जिसका अभी करंटली ऑडिट करने जा रहा हूँ उसके अंदर वो मौजूद है, तो मतलब ये बंदा ईमानदार नहीं है। दूसरी चीज मुझे ये भी चेक करना होता है कि मैनेजमेंट इंटीग्रेट है अपनी कंपनी के साथ या नहीं है, क्या इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स की पॉलिसी बनाई है, क्या नहीं बनाई। उसके बाद आपका जो है ना, आपका ये भी चेक करना होता है जब आप ऑडिट करते हैं तो आपको भी मैनेजमेंट का पता चल जाता है कि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो जाता है, मैनेजमेंट का पास्ट एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरीके से है ये। दूसरी चीज पता है क्या? कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा चेंज होती रहती है, तो उनको सरवाइव करने के लिए भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो फ्रॉड करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, जैसे कि सर आईटी आईटी वाली, जिसके अंदर सर आईटी वाली में क्या हिसाब किताब है, रोज नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, रोज नई अपडेशन आ रही है। अब कोई कंपनी अगर सर वो परचेज नहीं कर पा रही, अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मार्केट के साथ वो क्या करेगी, अगर सर मार्केट के साथ वो खुद को चेंज नहीं करेगी, नई टेक्नोलॉजीज में नहीं आएगी, तो सर उसके बंद होने के चांसेस हो सकते हैं, गोइंग कंसर्न वाला हिसाब हो सकता है, जब भी वो अपने आप को मार्केट में रखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत बना सकती है। जैसे शेयर होल्डर सर या जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं करें, सेल नहीं करें। सर आईटी वाली इंडस्ट्री या फैशन वाली इंडस्ट्री, फैशन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से फैशन बेस्ड जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना, तो जो भी ये अलकरम वाली कंपनीज हैं, गुल अहमद वाले या दूसरी कोई मेकअप वाली कंपनीज जो है कॉस्मेटिक्स वाली, उनको फैशन के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो सर इन इन कंपनीज को भी क्या करना होता है, अपने फैशन के हिसाब से या अपने कारोबार के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे अभी कोविड-19 आया, कभी कभी ये भी होता है, ये अलग सिस्टम है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी एंटिटीज को गोइंग कंसर्न का इशू होगा। कैसे गोइंग कंसर्न का इशू कैसे होगा? अब ये देखो ना, ये मार्केट की वजह से हो रहा है, मार्केट की वजह से, सीजन की वजह से। कभी कभी ये होता है कि देखे, जैसे कि कोई कंपनी एसी का कारोबार कर रही है, अब सर गर्मी आ गई, अब सर समर, अब सर नहीं, सर्दियां आ गई, तो अब कोई एसी तो नहीं खरीदेगा, सर्दियां आ गई एसी तो नहीं खरीदेगा, तो उनको अपना प्रोडक्ट चेंज करना चाहिए। उन्होंने अगर अपना प्रोडक्ट चेंज नहीं किया तो इससे क्या होगा, पूरे 6 महीने सेल्स डिक्रीज हो जाएंगी, सेल्स डिक्रीज होंगी तो डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगी, फिर कंपनी कैसे चलेगी, लॉस, कस्टमर लॉस हो जाएगा, तो इस तरीके से प्रॉफिट भी लॉस हो जाएगा, कंपनी कैसे चलेगी, गोइंग कंसर्न का इशू हो सकता है। तो इस तरीके से ना, या तो कंपनी अपना प्रोडक्ट चेंज करे या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा कुछ करेगी। तो ये पूरी एफएस पे इन बातों का फर्क हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट ने ओवरराइड ऑफ कंट्रोल किया, डायरेक्ट मैंने सर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर रोज रोज चेंजेस आ रही हैं सर, उसके अलावा मार्केट के अंदर सर इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही हैं, जैसे कोविड-19 का बताया, एयरलाइन का कारोबार सबका सर खत्म हो रहा है, तो इस हिसाब से, या पेट्रोल का कारोबार आप देख लें वो खत्म हो रहा है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल क्या रिस्क होता है, जो कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट ना करे, वो किसी भी एक असर्शन को हिट करे, किसी भी एक असर्शन को। जैसे बैलेंस शीट के अंदर पीपीई में असर्शन कौन कौन सी है सर, बैलेंस शीट वाली असर्शन कौन कौन सी है सर, एग्जिस्टेंस हो गई, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो गई, कंप्लीटनेस हो गई सर, उसके अलावा आपका वैल्यूएशन एंड एलोकेशन हो गई।
किसी भी एक असर्जन के अंदर गलती होने का चांस हो, जैसे कि अगर मुझे कंपनी की पॉलिसी है किसकी सर, रिवैल्यूएशन की, तो मुझे अब ये डर है कि इन्होंने ना, जो कंपनी ने अपना पीपी के अंदर जो एसेट जो है ना वो सही से रीवैल्यू नहीं करवाया, इन्होंने इम्पेयरमेंट होनी चाहिए थी पर इन्होंने जानबूझ के रीवैल्यू करवा लिया है। अब मतलब एसेट जो है वो सही से वैल्यू नहीं किया हुआ, एसेट सही से वैल्यू नहीं किया हुआ, तो एक कोई भी अदर्जन अगर हिट हो रही हो सर, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्क नहीं आ रहा हो, किसी भी एक हेड में, एक एरिया में, एक अदर्जन में फर्क आ रहा हो, तो उसको अदर्जन लेवल किया जाता है। जैसे कि सर कंपनी पे केस हुआ, तो लीगल के हिसाब से क्या होना चाहिए सर, प्रोविजनिंग होनी चाहिए सर, कंपनी के हिसाब से लीगल के हिसाब से प्रोविजनिंग होनी चाहिए, लेकिन कंपनी कह रही है मैं प्रोविजनिंग नहीं करूंगी, तो सिर्फ और सिर्फ ये एरिया इस एरिया के हिसाब से मैं से, अब मुझे डर है कि कहीं इन्होंने प्रोविजनिंग सही अमाउंट से की है, कहीं जो एक्सपर्ट ने डिटरमाइन कहा है अमाउंट सर, एक्सपर्ट के हिसाब से IAS 1037 को फॉलो किया है, उसके हिसाब से की है कि नहीं, तो ये मेरे लिए रिस्क है। अब क्या पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का खराब होने का रिस्क है? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनिंग के मिस स्टेटमेंट होने का चांस है। तो इस तरीके से सर मेरे लिए ना, या एक कोई हेड है, जैसे एक क्लाइंट पे मैं अक्सर जाता हूँ, वहां पे एक हेड है जिसके अंदर अकाउंटेंट नॉर्मली इजी हेड है, नॉर्मली उसके अंदर गलती कर रहा होता है, नॉर्मली उसके अंदर गलती कर रहा होता है, तो सर अब जब भी मैं अगले साल जाऊंगा, तो उस हेड का भले अमाउंट छोटा हो, लेकिन उसको सर मैं क्या करूंगा, उसको मैं जरूर चेक करूंगा, भले उसकी कैलकुलेशन इजी हो, क्योंकि सर उसके अंदर मुझे पता है उस हेड की वर्किंग करना नहीं आती, उसको रिकैलकुलेशन होती है, तो मैं क्या करूंगा, उसको हमेशा चेक करूंगा। ठीक है। दूसरी बात सर, अगर मैं, अब बात ये है कि ये सारी बातें तो हो गई, इसको आ जाओ रीड आउट कर लेते हैं, इसको सर मैं रीड आउट कर लूं, यहाँ से सर अब आप लोग रीड आउट करना स्टार्ट करें, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से लेके यहाँ तक रीड करें सर, आगे बढ़ें, ये इंक्वायरी वाला भी रीड करें, ऑब्जर्वेशन वाला भी करें, एनालिटिकल प्रोसीजर वाला भी करें, डिस्कशन वाला भी करें, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी वाला भी करें सर, उसके अलावा रिस्क एड एफएस लेवल भी करें सर, उसके अलावा रिस्क एड असर्शन लेवल, यहाँ तक आप इसको रीड करें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।